हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। लेक्चर नंबर 29 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तन, इसमें जो जो चीजें आपको जरूरत होगी वो सारी चीजें वैसे मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या यूज लेना है। पहले आपको इसमें यूज लेना है स्नेल का नियम। अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज आएगा। पहले यूज लेना है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम मैंने बताया था आपको, जब नियम लेना है केवल तो आपको म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर याद रखना है। बाकी हर जगह पे क्या यूज लेना है, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। ओके भाई, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, इसको हमें यूज लेना है ज्यादातर जगह पे। म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। अभी म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर जो है, इसमें मान लीजिए माना आई और आर अल्प है। क्या है? अल्प। अब जब आई अल्प है तो साइन आई का मान कितना होगा? आई होगा। और साइन आर कितना होगा अपने पास में बताइए? साइन आर कितना होगा? आर होगा। पता है ना अपने को साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। जब साइन थीटा का मान, साइन थीटा में थीटा का मान अल्प हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं? साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? साइन आई आई के बराबर हो गया, साइन आर आर के बराबर हो गया। तो नियम बन गया म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर। समझ में आ गई बात? ये यूज आने वाला है अपने को, बाकी सब कुछ आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बस आप देखते चलिए। एक चीज और, जब मान लीजिए ये म्यू1 माध्यम, ये म्यू2 माध्यम, मान लीजिए म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, ये किरण आई या विलंब हो गया तो क्या होगा? ये सघन हो गया ना, म्यू2 ज्यादा है, ये कम है, विरल हो गया। इसका मतलब किरण किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर। किरण किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर। मान लीजिए ये म्यू1 है, ये म्यू2 है अपने पास में, और म्यू1 ज्यादा है म्यू2 से। अब क्या होना है बताइए? ये अभिलंब हो गया, ये किरण आई है, ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। ये बात सभी को पता है ना हमें? ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका डायग्राम थोड़ा देखना, आपको थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन है नहीं। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा और आपको अभी पता चलेगा कि दर्पण में हमने दर्पण सूत्र जो निकाला था, फोकस बिंदु और एफ और आर के बीच में संबंध निकाला था, वैसा ही एक डेरिवेशन यहाँ पे भी आ गया है वापस से। आप देखते हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। पहले एक बार मैं लेंथी डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद उसको छोटा करके उस साइड में बना दूंगा। एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। ये जैसे हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़ना चाह रहे हैं। मान लीजिए कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में से हम लोग कई बार आर पार देखने की कोशिश करते हैं, हमें आर पार दिखता भी है, हमारी खुद की फोटो भी कई बार ग्लास में दिख जाती है। तो ये जो देख पा रहे हैं हम लोग, ये क्या है? गोलीय सतह से अपवर्तन। क्योंकि किरण किस में से गुजर के गई है? उस ग्लास में से गुजर के गई है। वो ग्लास वक्र की आकृति का था, उसमें से गुजर के गई है, उसी को हम पढ़ना चाह रहे हैं। कई बार हमें ग्लास में अपना खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अपना खुद का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कितनी दूरी पर दिखाई देगा, हम कहाँ खड़े हैं, ग्लास से कितनी दूरी पर खड़े हैं, उन्हीं सब चीजों को ये अपवर्तन बताने वाला है। तो यहाँ से देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। गोलीय सतह, एक गोलीय सतह का एक भाग लिया, इसके पीछे वाला पूरा भाग, मान लीजिए जैसे ग्लास का पार्ट हो गई, सही है। आप ऐसा भी ले सकते हैं, उसमें पीछे की तरफ क्या भरा हुआ होगा? क्या भरा हुआ होगा? मध्यम। कांच है ना, कांच का ग्लास हो गया, थोड़ा सा मोटा होगा ना, तो ये पीछे की तरफ क्या है? एक माध्यम। एक क्या है? माध्यम। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। एक तरीके से क्या हो गया? मुख्य अक्ष। वक्र है, वक्र को बराबर भागों में, दो भागों में एक लाइन बांट रही है लंबवत रूप से, इसको क्या कहेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मान लीजिए ये कोई माध्यम है, इस माध्यम का अपवर्तन कितना है? म्यू2। बाहर ग्लास के क्या होती है? सामान्यतः वायु होती है, लेकिन मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? म्यू1। लेकिन एक बात जरूर लिख सकता हूँ, वायु से ज्यादा होगा किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक कांच का। अब ग्लास फाइबर का भी हो सकता है ना, प्लास्टिक का भी तो हो सकता है। ओके, अब कोई कहे कि स्टील का ग्लास, भैया स्टील के ग्लास में परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन, न कि अपवर्तन, क्योंकि आर पार किरण नहीं जा सकती उसमें।
ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, आर पार दिखना चाहिए अपने को, तो उसमें अपवर्तन प्रयोग करेंगे हम। अब मान लीजिए यहां पर मैंने कोई वस्तु मानी, वस्तु कहां पर मानी, ऊपर, ऑब्जेक्ट। ओके भाई, क्या माना, ऑब्जेक्ट। ये म्यू1 है, इसका मतलब इसको क्या बोला मैंने, विरल। क्या बोला मैंने, विरल। और इसको क्या बोला मैंने, सघन। ये क्या है, सघन माध्यम। ये क्या है, विरल माध्यम। ओके भैया, ये क्या है, सघन माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम। दिख रहा है ना सभी को, ओके। एक विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम। म्यू1 कम है, म्यू2 ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है और वस्तु से किरण जा रही है और सतह पे टकरा रही है, इसको हम ध्रुव बोल रहे हैं, ध्रुव को भी बोला हमने। ओके, इस वक्र का गोला इधर पूरा होगा और गोला इधर पूरा होगा, तो सेंटर इधर ही आएगा। सही बात है ना, सेंटर इधर आएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कहूँ, अभिलंब खींचना चाहूँ, तो अभिलंब क्या होगा, देखो गोले के लिए जो त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्शरेखा के लंबवत होती है। इसका मतलब इसका अभिलंब आप खींचोगे, इसका जब अभिलंब आप खींचोगे, अभिलंब आप खींचोगे, ये अभिलंब खींच दिया आपने, अभिलंब जब आप खींचोगे तो वो वक्रता केंद्र से गुजरेगा। बताइए मैंने आपको ये बात, सेंटर से ही अभिलंब खींचा जाएगा। ये भी तो लंबवत है, ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई। ओके भाई, बात समझ में आ गई सभी को। अब इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे, इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे। ये क्या हो गया, आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या हो गया, आई, आपतन कोण क्या हो गया, आई। लेकिन ये किरण किधर से किधर चल रही है बताइए मेरे को, म्यू1 से म्यू2, विरल से सघन, विरल से सघन चलती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब किधर है, ये रहा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना है सच्ची, अभिलंब की ओर झुकी, क्यों झुकी भैया, क्यों झुकी, क्योंकि किरण जब विरल से सघन चलती है तो उसका झुकाव अभिलंब की ओर हो जाता है। ओके, और ये कोण कौन सा हो गया, आर, ये कोण कौन सा हो गया, आर। सही बात है ना। अब वो किरण जैसे कि यहां से किरण भेजता, वो भी जब फैलती, ये फैल के जाती, कभी आगे मिलती है क्या, कभी नहीं मिलती, इसलिए इनको हमने किधर बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ाया, और पीछे की तरफ बढ़ाया, इधर भी पीछे की तरफ बढ़ेगी। जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज, प्रतिबिंब। क्या बनेगी, प्रतिबिंब। ऊपर कौन थी, वस्तु, क्या बना, प्रतिबिंब, क्या बना, प्रतिबिंब। आई पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। इस पॉइंट को क्या बोला, एम। ये कोण आर, तो ये कोण भी कितना, आर, ये कोण भी क्या होगा, आर। शीर्षाभिमुख कोण हो गया ना, क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। मान लीजिए ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, और ये कोण क्या है अपने पास में, गामा। क्या है ये, गामा। अब बाकी सब चीजें मैं सॉल्व कर दूंगा, एक बार डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद में वापस से मैं बनाता हूं इसको, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने में कुछ नहीं करना है आपको, जो कुछ करना है सब कुछ हो गया, आप तो बस इस डायग्राम को बनाना सीख लीजिए बस। ओके, अब मैं इस डायग्राम को मिटा के एक बार फिर बना रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा अब इसको मैं। ओके, इसको थोड़ा क्या करूंगा मैं, छोटा बनाऊंगा। बात समझ में आएगी ना सभी को, हाँ ध्यान देना है। तो इसमें क्या पता चला, वस्तु की दूरी पता चलेगी देखना, और फिर क्या पता चलेगा, प्रतिबिंब की दूरी। और दोनों में हम लोग क्या करेंगे कि संबंध निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगा देखते हैं हम लोग। ये इधर कौन सा माध्यम हो गया अपने पास में, म्यू2। यह भी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है ना सभी को, मुख्य अक्ष। म्यू2, म्यू1, म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, कौन सा घन, म्यू2 सघन, म्यू1 विरल। अब आगे देखिए यहां से, यहां पे मान लेता हूं क्या है, वस्तु, वस्तु से क्या गई, किरण, वस्तु से क्या गई, किरण।
ये क्या बनाया मैंने, अभिलंब। अभिलंब किससे गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से किरण को जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा। अपवर्तन हुआ, इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक गई, इधर झुक गई अभिलंब की ओर। इस कोण को क्या बोला, आर। इस कोण को क्या बोला, आर। ओके, ये पूरा कोण कितना है, आई। पूरा कोण कितना है, आई। अब इस किरण को मैं पीछे की तरफ लाऊंगा तो ये कोण कितना बन जाएगा, आर। कोण कितना बन जाएगा, आर। बात समझ में आ गई सभी को, ये कोण कितना बन जाएगा, आर। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया आपको, पहले डायग्राम बता चुका हूं मैं, डायग्राम को डिटेल से। ओके, छोटा करके बनाया मैंने थोड़ा सा, ताकि हम सॉल्व कर ले सारी चीजों को। ये ध्रुव पी और ये कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, ये बन गई इमेज। अब बताओ मेरे को, वस्तु की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, यू। वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं, यू। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, इमेज की। पी से दूरी को क्या मानते हैं हम लोग, वी। केंद्र से ध्रुव की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, आर। केंद्र से ध्रुव की दूरी को क्या मानते हैं हम लोग, आर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ओ मतलब वस्तु, आई मतलब इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, इमेज मतलब अपने पास यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। सी क्या है, वक्रता केंद्र। सी क्या है, वक्रता केंद्र। यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। सारी बातें आ गई। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। सही बात है ना। और आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये अपने पास 5-6 बातें हो गई। अब हम इसके बाद में सॉल्व करेंगे। आई क्या है, अपतन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण। अल्फा बीटा गामा, 3 कोण और मान लो। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। इससे पहले वाला डायग्राम आप एक बार कॉपी में बना लेना, उसके साथ साथ देखते चलिएगा। ओके ना, अल्फा बीटा गामा तीनों हो गए। अब ये चीजें अपने पास हो चुकी हैं, अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने बता दी कि कोण क्या चीज है, कौन सी चीज क्या है। अब इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देखना है। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, कंप्लीट सॉल्व करना है आपको, पूरा पढ़ना है इसको। ओके, अभी आगे देखना है अपने को। तो देखिए, पहले मैं त्रिभुज में सबसे पहली लाइन एक ही बोल रहा हूं। दर्पण में भी हमने पढ़ा था, माना अल्फा बीटा तथा गामा अल्प हो तो, बताइए क्या होगा ये अल्प होंगे तो, अल्प हो तो एमपी सरल रेखा होगी। एमपी कैसी रेखा होगी, सरल रेखा। एमपी कैसी रेखा होगी, सरल रेखा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां से, देखिए, माना अल्फा बीटा गामा क्या हो, अल्प हो, तो एमपी कैसी रेखा होगी, सरल रेखा। अब जब सरल रेखा होगी, इसका मतलब इसको स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूं मैं, सीधी रेखा बोल सकता हूं। ये यहां से अपने पास हो गया एम, ये हो गया पी। यहां देखिएगा क्या हो गया है, ये ओ, और ये क्या हो गया अपने पास में, आई, और ये क्या हो गया अपने पास में, सी। ये कोण कितना हो गया अपने पास में, कंप्लीट कोण हो गया आई। ये कोण कितना हो गया, आर। ये कोण कितना हो गया, गामा। ये कोण कितना हो गया, बीटा। और ये कोण कितना हो गया, अल्फा। ये दूरी कितनी हो गई अपने पास में, यू। ये दूरी कितनी हो गई अपने पास में, बी। और ये दूरी कितनी हो गई अपने पास में, आर। दूरी अपने पास कितनी हो गई, आर। यू वी आर, तीनों चीजें हो गई। अब हम संबंध निकाल रहे हैं। इधर कौन सा माध्यम है अपने पास में, μ1। उधर कौन सा माध्यम है अपने पास में, μ2। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को, अपने पास सारी वैल्यूज आ गई है। अब हमें करना है यहाँ से आगे सॉल्व। आइए, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा को निकालो। आता है हमें निकालना, कैसे निकालते थे हम। त्रिभुज एमओपी को देखिए, त्रिभुज एमओपी में, त्रिभुज एमओपी में tan अल्फा निकालो। tan अल्फा क्या होगा अपने पास में, tan अल्फा बराबर एमपी अपॉन ओपी। एमओपी, एमपी अपॉन ओपी। ओपी कितना है, यू। एमपी अपॉन कितना आ गया, यू। एमपी अपॉन कितना आ गया, यू। पहली चीज होगी। अब जब हमें पता है कि अल्फा कम है, इसका मतलब tan अल्फा कितना होगा, लिख ही चुके हैं ये बात, तो अल्फा के बराबर होगा। अल्फा बराबर कितना आ गया, एमपी अपॉन यू। एमपी अपॉन यू। इसी प्रकार देखते हैं,
इसी प्रकार दो त्रिभुज और अपने पास MIP और MCP। त्रिभुज MIP तथा त्रिभुज MCP में इसी प्रकार आपको लाइन बढ़ानी है, बढ़ाते चलो, पूरा सॉल्व कर दो। इसी प्रकार लिख देता हूं मैं तो MIP में tan बीटा बराबर MP अपॉन IP। IP कितना है? V। क्या लिख सकता हूं? tan बीटा बराबर MP अपॉन IP। IP कितना है? V है। tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के बराबर MP अपॉन V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला, इक्वेशन नंबर बोला सेकंड, इक्वेशन नंबर बोला सेकंड। दिखाई दे रहा है सभी को? इसको इक्वेशन नंबर क्या बोला हमने? सेकंड। अच्छा, इसी के साथ आगे कर लेते हैं अपन, यहीं पे आगे क्या मिल सकता है अपने को? गामा। tan गामा क्या होगा अपने पास में? tan गामा बराबर क्या होगा? MP अपॉन CP। CP कितना है? CP R। tan गामा को गामा लिख सकते हैं MP अपॉन R। इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास? थर्ड। ये क्या आ गया है? थर्ड। अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए, अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए। आगे सॉल्व करना, आगे देखना हमें क्या करना है। अल्फा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं, लिखते चलिएगा साथ में। अभी ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए। तो अब आगे देख, अपने को क्या देखना है। पहले दर्पण होता था तो I बराबर R कर देते थे, करते थे ना, I बराबर R। लेकिन अब दर्पण नहीं, अब तो क्या है? अब तो लेंस या अपवर्तन पारदर्शी पृष्ठ आ गए, बीच में दो माध्यम आ गए। तो I और R निकालो, पहले I और R निकालेंगे और अपवर्तन का नियम लगाएंगे, न कि परावर्तन का नियम। ठीक है, ध्यान से समझना। ये त्रिभुज वापस से देखिएगा, MPOIC। ये कोण कितना था? पूरा अभिलंबन लाइन ये थी, I कोण था। ये कोण कितना है? R। ये कोण कितना है? अल्फा। ये कोण कितना है? बीटा। ये कोण कितना है? गामा। अब आपको I और R निकालना है। यहाँ से I और R निकालते हैं तो देखिए I और R क्या होगा। त्रिभुज डायग्राम बना चुके हैं, पहले बार बार मत बनाना। I निकालने के लिए ये वाला चाहिए ना, पूरा MOC। I पूरे में ना, त्रिभुज MOC में याद करो, मैंने आपको बताया था इन दो कोणों का योग किसके बराबर होता है। ऐसे नहीं तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आप ऐसे देखिएगा इसको एक बार, मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, बेटर रहेगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। अल्फा, ये M, ओके, ये कितना है अपने पास में? गामा। ये अल्फा है, या I है। तो बताइए ये कितना होगा? 180 माइनस गामा। आप ऐसा करा करिए, अल्फा और I दोनों का योग किसके बराबर होगा? गामा के बराबर। इन दोनों आंतरिक कोणों का योग बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस I बराबर गामा। तो I बराबर कितना आया? गामा माइनस अल्फा। पिछली बार भी निकाला था ये हमने। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 4। इक्वेशन नंबर कितना आ गई? 4। बात समझ में आ गई? ये अपने पास क्या निकल गया है? I। क्या निकल गया है? I। ऐसे R निकालो, R के लिए छोटा वाला त्रिभुज काम आएगा ना, MIC। त्रिभुज MIC में बस थोड़ा सा यहाँ कैच कर लेना बातों को, क्लियर है पूरा। R चाहिए अपने को, ये MIC। I चाहिए था तो पूरा चाहिए था, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? देखिएगा, MIC, ये क्या था? O, और ये क्या था? C। I वाले पे कितना कोण होगा? बीटा। और ये कोण कितना है? R। ये कितना है? गामा। तो मैं R और बीटा का योग कितना बताऊं? बीटा प्लस R बराबर गामा। R बराबर कितना होगा? गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5।
सॉल्व हो गया। बस अब आपको रीअरेंज करना है बातों को, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की अब आपको जरूरत नहीं है। अब आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से आई आ गया, आर आ गया, अल्फा बीटा गामा अपने को पता ही है, अल्फा बीटा गामा अपने को पता ही है। और इनको अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएंगे अपने पास में। अल्फा को लिख देता हूं, अल्फा कितना है अपने पास में, अल्फा कितना है अपने पास में बताइए। अल्फा क्या आया था, mp अपॉन u। बीटा कितना आया था, mp अपॉन v, mp अपॉन v। mp अपॉन v। गामा कितना आया था, mp अपॉन r, mp अपॉन r। हाँ भी ध्यान देना, उधर लिख देता हूं मैं। अल्फा बराबर कितना है, mp अपॉन u। बीटा बराबर कितना है, mp अपॉन v। गामा बराबर कितना है, mp अपॉन r। तीन चीज आ गई अपने पास में, ठीक है। अब सॉल्व करता है अपने। अब जैसे आपने अल्फा बीटा गामा को अल्फा बताया है, उसी त्रिभुजों में आई और आर भी हैं। इसका मतलब आई और आर भी क्या होंगे, अल्फ होंगे। स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियम अनुसार यदि यही आपका परावर्तन से होता तो आई बराबर आर कर देते थे, लेकिन ये किसके लिए है, अपवर्तन के लिए। और अपवर्तन के लिए किस नियम की पालना होती है, स्नेल के नियम की। और स्नेल का नियम आप कैसे याद रखोगे, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। μ1 sin i बराबर μ2 sin r। अब बताइए आप यहाँ पे ये लाइन कह सकते हैं, जब ये कोण अल्फा बीटा गामा अल्फा तो अल्फा के साथ त्रिभुजों में अल्फ भी होंगे, आई आर, ये आई और ये आर। आई तथा आर के मान अल्प हो तो, ये अल्प होंगे तो साइन आई किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। साइन आर किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। मान रख दो कितना है, μ1 साइन आई की जगह पे आई, μ2 साइन आर की जगह पे आर। और ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। इक्वेशन नंबर हो गई 6। तीन इक्वेशन अल्फा बीटा गामा दर्पण की तरह। ये सेम एक गणित है, नॉर्मल सी गणित है, ओके। और ये मेन चीज यहाँ पे क्या है, स्नेल के नियम से हमने क्या है कि टॉपिक में नाम क्या है, अपवर्तन है। टॉपिक में नाम क्या है, अपवर्तन है। अब आगे आप आई और आर के मान रख दीजिए। समीकरण 4 और 5 का प्रयोग से, 4 था 5 के प्रयोग से क्या मिलेगा, μ1 आई की जगह पे क्या रख दूं, गामा माइनस अल्फा। μ2 आर की जगह पे क्या रख दूं, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। सॉल्व करते हैं अब आगे। ये तो हो गया काम, यूज आ गया, बस उनको और रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है अपने पास में। अभी क्या है, μ1 किस किस का प्रयोग कर रहे हैं, 1 2 3 का। समीकरण 1 2 तथा 3 के प्रयोग से, 1 2 3 के प्रयोग से, क्या प्रयोग से क्या मिलेगा अपने को, गामा कितना है, mp अपॉन r माइनस अल्फा कितना है, mp अपॉन u। देखिए इधर, ओके, बराबर μ2 गामा कितना है, mp अपॉन r माइनस बीटा कितना है, mp अपॉन v। mp सब में है, कॉमन ले लेता हूं मैं, कैंसिल हो जाएगा। mp सब में क्या हो जाएगा, कैंसिल। दिख रहा है हमें सबको। μ1 बाई r हो गया पहला, माइनस μ1 बाई u हो गया, बराबर μ2 बाई r हो गया, माइनस μ2 बाई v हो गया। इसको इधर ला रहा हूं मैं, तो क्या आया, प्लस हो गया μ2 अपॉन v। ये माइनस का μ1 अपॉन u, ऐसे कैसे है यहाँ पे, आर वाले को उधर भेज रहा हूं। पहले से कौन है, μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r। तो क्या किया मैंने, इसको इधर लाया, इसको उधर ले गया, ये यहीं पे, ये भी यहीं पे। तो क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u।
बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ गया है जो कि आगे आपको लेंस में भी प्रयोग करना है। लेंस में भी क्या करना है? प्रयोग। बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने सॉल्व करवाया है आपको। आप आराम से देखिए, चीजों को समझिए, समझने की कोशिश करेंगे। सारे डेरिवेशन एक जैसे लगेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, एक भी ढंग से नहीं याद कर पाओगे। आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो कुछ करना है, नई चीजों को पहले आप ध्यान रखिए कि भैया इस पॉइंट में ये चीज ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी है। बाकी सब कुछ नॉर्मल गणनाओं से सॉल्व हो जाएगा। ओके भैया, थैंक यू।